नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भाटी और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटाइल सेशन है, हो भी क्यों ना, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही हैं। और पहले बाजार कमज़ोर था, लेकिन एकदम से एमएसएस की जब खबर आई तो बाजार में शार्प रिकवरी बैंकिंग स्टॉक्स के साथ जुड़कर आती हुई दिखी है। लेकिन उसके बाद फिर से मुनाफा वसूली का दबाव अब बाजार पर देखने को मिल रहा है। तो मिहिर, आज का सेशन यूजुअली अभी तक कोई ट्रिगर था नहीं, लेकिन जो एकदम से बाउंसर्स आ रही हैं वो मार्केट को काफ़ी परेशान कर रही हैं। और अब लेवल के हिसाब से भी, सेंटिमेंट, कन्विक्शन सभी के हिसाब से ये जो खबर आ रही है, इनका डिनोमिनेशन या इनकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि ये फ़र्क डाल रही है बाजार पे। और 50-50, 60-60 पॉइंट का निफ्टी पे फ़र्क आ रहा है। ये बात सही है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये एमएसएस में क्योंकि आरबीआई ने लिमिट 30,000 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 6 लाख करोड़ कर दी है, तो उससे हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला मार्केट में। लेकिन उसके पीछे पीछे और एक खबर आ गई कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसके एमडी एंड सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया है। और अब हो सकता है इसकी औपचारिक घोषणा भी जल्द ही हो जाए। तो ये ऑब्वियसली अपने आप में एक बड़ी खबर है अगर देश के सबसे बड़े एक्सचेंज की एमडी एंड सीईओ ने टर्म से पहले रिज़ाइन किया है। और खबर तो सूत्रों से भी के हवाले से है। लेकिन देखिए, इसमें ये चीज़ है कि इसका जो बैकग्राउंडर है ना, कि आप देखिए, एक तो डार्क फाइबर केस, उसमें एनएसई का बार बार नाम आया। तो इस तरह के जो दो तीन ऐसे मुद्दे हैं जिसमें उनकी तरफ से कोई कन्विंसिंग जवाब कभी आया ही नहीं। हमने इनफैक्ट जी बिजनेस पर भी ये सवाल कई बार उठाए थे, कोई जवाब आया नहीं है इसका। एंड सडनली आप बिफोर टेन्योर इस्तीफा कब देते हैं? आप तभी देते हैं जब कोई चीज़ ठीक नहीं है। वो क्या ठीक नहीं है, ये शायद हो सकता है जब भी इसका ऐलान हो तब पता चले। लेकिन दूसरा जो ये ट्रिगर है ना, ये अहम है, एमएसएस वाला। और सुमित, इस पर बैंक्स ने इम्पैक्ट तो पॉजिटिव दिया था, लेकिन अब क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा वीक हो गया है, तो उसमें बैंक्स आर ऑल्सो लूजिंग इट्स वे। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर है एमएसएस की। मेहर, देखिए, बैंकों ने रिएक्शन इसलिए दिया था कि 2016-17 के लिए एमएसएस सीमा को बढ़ाया गया है। और एमएसएस सीमा को जब तक ये कहीं नहीं आया था कि 28 दिनों के टेन्योर के लिए ही ये फैसला लिया गया है, तब तक बाजार ने इसको पॉजिटिवली लिया था। जैसे ही फैसला आया कि 28 दिनों के टेन्योर के लिए लिया गया, उल्टा रिएक्शन इसमें तुरंत आना शुरू हो गया। क्योंकि पहले जिन भी जानकारों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ऑलरेडी फोर्टनाइटली, क्योंकि जो रिवीजन किया गया था सीआरआर का, उसका फोर्टनाइटली रिव्यू होने वाला था। 12 से 13 दिसंबर के बीच में ये जो लिमिट है सीआरआर हाइक की, वो खत्म होने वाली थी। तो उससे पहले आरबीआई को फैसला लेना ही था। एमएसएस का फैसला बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैसला था और इसका प्रोसीजरल जो तरीका है करने का, उसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कतें आनी थी, इसलिए उसमें इतना टाइम लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये एग्जीक्यूट होना पॉसिबल हुआ, वैसे उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये कुछ बयान आए हैं बैंकर्स की तरफ से। लेकिन 24 जो दिनों की एफिडेविट टेन्योर देकर इन्होंने किया, उसके बाद ये बैंक ने एक नेगेटिव रिएक्शन ज़रूर दिया। आपको ये बता दें कि पहले 2004 में भी गवर्नमेंट ऐसा स्टेप उठा चुकी है। पहली बार इसे तभी लॉन्च किया गया था जब बहुत ज़्यादा डॉलर सिस्टम के अंदर आ गए थे, और उसको एक्स्ट्रा वे से मैनेज करने के लिए एमएसएस का जो फीचर है उसे यूज़ किया गया था। इसमें कोई भी इस मैकेनिज्म के थ्रू कोई भी रकम जो है वो आरबीआई यूज़ नहीं कर पाएगा। हालांकि सरकार को, क्योंकि ये इस एमएसएस मैकेनिज्म में सरकार को इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है उन बॉन्ड होल्डर्स को जब वो बॉन्ड इशू करते हैं लिक्विडिटी को सक करने के लिए। लेकिन इसका पैसा जो है वो एक अलग अकाउंट में, यानी कि एमएसएस एक अकाउंट बनाया जाता है अलग से आरबीआई में, उसके बाद से पूंजी रखी जाती है, जिसका इस्तेमाल फर्दर आरबीआई नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए। जब हमने बैंकर से ये भी पूछा कि क्या इससे सिस्टम में जो लिक्विडिटी आई है और रेट कट की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, उस पर कोई इफेक्ट आएगा, तो उनका कहना है कि इसका इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, कि लिक्विडिटी अभी भी उतनी है, तरीका बदल गया है, अलग जगह पर रख दिया गया उसे, लेकिन लिक्विडिटी उतनी रहेगी। और रेट कट की पॉसिबिलिटी पे उन्होंने ये कहा कि पहले 25 बेसिस पॉइंट पे बाजार ज़्यादातर सब लोग मान रहे हैं, लेकिन उनका इंडिविजुअल ये मानना था कि शायद 50 बेसिस पॉइंट तक की कटौती भी होते हुए दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने फेडरल बैंक के मिस्टर खजूरिया से बातचीत की थी, ये सुन लेते हैं उनका इस पर क्या कहना था। 3,25,000 करोड़ वो उसके रिलीज होने की उम्मीद है। और जो एक तरह की कॉस्ट थी बैंक के ऊपर, बिकॉज हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे अपने उन डिपॉजिटर्स को जिन्होंने पैसा सेविंग्स बैंक या फिक्स डिपॉजिट में डाला था, और उसके ऊपर हम 104% सीआरआर मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मल 4% तो कर ही रहे थे, 100% और कर रहे थे, जो 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच की अवधि है, उसमें जो एनडीटीएल बढ़ा है। तो इस तरह से 104% मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में पहली घटना रही होगी जहां पर बैंकों ने जितना जमा राशि उससे ज्यादा ब्याज दर में कटौती की संभावना पहले की तरह ही, वो अपेक्षा पहले की तरह ही बनी हुई है। व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, मुझे 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की अपेक्षा है।
तो आरबीआई का जो ये कदम उठा है उसके बाद से बैंकर्स उसको वेलकम स्टेप के जरिए देख रहे हैं, लेकिन जैसे सुमित ने कहा कि पहले ये डिस्क्लोज नहीं हुआ था कि ये जो सेवा है सुविधा है सिर्फ 28 दिन के लिए है, लेकिन जैसे 28 दिन का समय अवधि आई उसके बाद से एकदम से हमें तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब इसके बाद बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का स्विंग शेयर ट्रेडर्स को पसंद नहीं होगा बैंक निफ्टी पे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दलजीत कोहली हैं जिनसे हम फंडामेंटल व्यू लेंगे, शाना मुकद्दम हैं उनसे भी हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए मार्केट में, और टेक्निकल व्यू लेंगे राकेश बंसल से, समझेंगे कि मार्केट के अंदर अब क्या रणनीति होनी चाहिए। पहला शाना आपका भी एक व्यू चाहिए इस पर, जो बैंकिंग को लेकर अभी खबर आई है कि MSS की सीमा बढ़ाई गई है, और बढ़ाने के बाद तब तक तो बैंक ठीक ठाक थे कि जब ये खबर चली, लेकिन जैसे एक समय सीमा के अंदर उनको बांध लिया गया उसके बाद बैंकिंग की रिएक्शन नेगेटिव हो गई एकाएक। इसको कैसे हम कैलकुलेट करें, और बैंक निफ्टी में आप इसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं इस खबर को? मेरे हिसाब से जो बैंकिंग के पास लिक्विडिटी है वो फ्लूइड सिचुएशन है। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो MSS विल बी रेज्ड लाइक 6 महीने से 1 साल का पीरियड के लिए वो बॉन्ड्स, बट अभी जो शॉर्टर पीरियड के लिए है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बट ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो अभी कलेक्शंस हो चुके हैं वो ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ के लगभग हो चुके हैं बैंक्स के साथ। सो टू दैट एक्सटेंट व्हाट विल बी द विड्रॉल्स, 14 लाख करोड़ हो जाएंगे, फिर विड्रॉल्स क्या होंगे। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग इट सेल्फ एंड मेकिंग जस्ट शॉर्ट टर्म मूव्स। I think it is all need to be watched. It is a positive, definitely it's a positive, but उसका भी 1 महीने के बाद overall impact फिर से हमको review करना पड़ेगा। I think the government will keep reviewing it. So ऐसे नहीं है कि it will just be withdrawn and the period may not, new bonds or slightly larger term period bonds will not be issued later. तो ये fluid situation है as of now. मार्केट इस बीच कॉन्स्टेंटली प्रेशर में। हमारे साथ अब तरुण शर्मा जुड़े हैं जो कि इस खबर को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं कि NSE की MD and CEO चित्रा रामाकृष्णन ने इस्तीफ़ा दिया है या नहीं, और दिया है तो इसकी वजह क्या है। तरुण, इनफैक्ट आप इस खबर को पहले से फॉलो करते रहे हैं क्योंकि 2-3 ऐसे केसेस थे जिसमें NSE का जो पलड़ा था वो थोड़ा कमज़ोर था, चाहे वो डार्क फाइबर का केस हो, इस तरह के और 2-3। अगर आप इसका बैकग्राउंडर दे पाएँ और साथ ही आज कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो आपके पास। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि चित्रा रामाकृष्णन का औपचारिक इस्तीफे का औपचारिक ऐलान करीबन 3:30 बजे आएगा, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि चित्रा रामाकृष्णन NSE से इस्तीफा दे सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले 14 साल की छुट्टियों का पैसा एक्सचेंज से लिया था, साथ ही जो LTA उनके बाकी थे वो लिया था, वो रिम्बर्स कराया था। करीबन 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने एक्सचेंज से निकाला था। और जी बिजनेस से जब NSE से क्वेरी की थी तो उनका ये कहना था कि वो चेंबूर में मकान खरीदना चाहती हैं, इस वजह से उन्होंने ये पैसा निकाला। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि NSE से चित्रा रामाकृष्णन इस्तीफा दे सकती है, और इसकी 3 बड़ी वजह भी साफ है। एक पहले ही जो वो अपने पसंदीदा COO को लेकर आई थी, जिनको वो करीबन 4.5 से 5 करोड़ रुपया सैलरी दे रही थी, लेकिन सेबी ने उस पर ऐतराज जताया था क्योंकि तरुण तो उसके बाद जाना पड़ा था। तो एक वजह यह है। दूसरी वजह है कि जो डार्क फाइबर का केस है वो भी अब कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है, और डिलॉयट अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाला है, और जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसने साफ तौर से कहा था कि तरुण, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, लेकिन जो खबर आप बता रहे हैं वो बड़ी है, क्योंकि ये दिस लुक्स लाइक अ प्री सेट नोशन। अगर उन्होंने पहले से अपना पूरा मेहनताना और LTA वगैरह विड्रॉ किया हुआ था, और ये खबर आपने इनफैक्ट जी बिज़नेस पर देखी भी थी जब उन्होंने कदम उठाया था, इनको जी बिज़नेस की तरफ से क्वेरी भी भेजी गई थी इस पर, लेकिन तब उनका जवाब ये था कि वो घर बना रहे हैं इसलिए इसका ज़रूरत है उन्हें। तो तरुण, हम और अपडेट आप पर लेते रहेंगे, लेकिन क्या बैठक से कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि इससे स्टॉप गैप अरेंजमेंट क्या हो सकता है? फिलहाल तरुण के पास चलेंगे फिर से एक बार, लेकिन देखिए ये डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा नर्वस कर रहा है, ये खबर आई है इस तरह से, एंड इट्स नॉट अ स्मूथ ट्रांजिशन। और मिहिर, इनफैक्ट खबर ये भी है कि सोर्सेज से कि शायद वो किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने वाली हैं, अगर NSE से सीधा जा रहे हैं तो। जैन गुप्ता हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं। मिस्टर गुप्ता, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए।
क्या रिएक्शन होगा आपका, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा जो कुछ 2-3 केसेस ऐसे थे जिसमें यू नो देयर वर फिंगर्स पॉइंटेड एट एनएसई, स्पेशली इन द डार्क फाइबर केस। आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता है कि ये कोई न कोई इस सब चीजों से जुड़ा मामला है, क्योंकि एक रेगुलेटर और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में हमेशा इश्यूज रहते हैं, क्योंकि रेगुलेटर का काम है डिसिप्लिन करना और रेगुलेटेड एंटिटी अपना बिजनेस करती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से टकराव होता है। हम इसको टकराव भी नहीं बोलेंगे, ये बोलता है कि ओपिनियन का डिफरेंस होता है और अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस होता है। और क्योंकि चित्रा मैडम जो है पिछली 22 साल से एनएसई में हैं, तो उनके लिए रेगुलेटर से मतभेद ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये कोई वजह रही है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि ये तो मैच्योरिटी की बात है। सब लोग मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मैच्योर्ड हैं कि इसके बेसिस पे कोई इंडिविजुअल को तकलीफ नहीं होती है। मैं भी रेगुलेटर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता जैसे हम लोग कोई इशू पॉइंट आउट करते हैं तो इंडिविजुअल रिलेटेड नहीं होता, वो इशू होता है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड। अब ये हो सकता है कि अगर कोई इशू ऐसा है जिसमें मैडम को लगता है, उस तरह मैडम को लग रहा होगा कि वो उन्होंने ये सोचा कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करने के तहत अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो हो सकता है। अदरवाइज मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि किसी रेगुलेटरी इशू की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। लेकिन जब इस तरह के फैसले आते हैं मिस्टर गुप्ता, तो आपको भी पता है कि मार्केट पे और सेंटिमेंट पे पूरी तरह से नुकसान तो पहुंचता ही है। ये मामला क्या और बड़ा भी हो सकता है, या फिर एक स्मूथ ट्रांजैक्शन जो इस्तीफे की है वो हो जाएगी कंप्लीट? देखिए, मैं पहले तो मुझे मालूम नहीं बैकग्राउंड क्या और आप तहत ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ आते हैं जाते हैं। हाँ, ये होता है कि कई बार प्लान सक्सेशन होता है, कई बार अनप्लान सक्सेशन होता है। अब जैसे मिस्टर रवि नारायण के जाने के बाद चित्रा आई थी, तो ये प्लान सक्सेशन था। अब ये क्योंकि रेजिग्नेशन है तो ये अनप्लान सक्सेशन होगा, तो ये डिपेंड करता है कि एनएसई में सक्सेशन प्लानिंग किस तरह की थी और कौन नया सीईओ बनता है, वो कितने साल से एनएसई में है। तो जहां तक मेरा अपना मानना है कि एनएसई एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सिस्टम्स है और सारा मैनेजमेंट टीम है, तो सक्सेशन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और दूसरा है क्योंकि अभी एनएसई लिस्टेड नहीं, तो इसके वैल्यूएशन पे मार्केट में भी कोई असर नहीं पाएगा। हमारा अपना मानना तो ये है। मिस्टर गुप्ता, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था। जैसे अभी हमारे रिपोर्टर तरुण बता रहे थे कि ठीक इससे पहले करीब 3.5 करोड़ रुपए की रकम एलटीएस और अलग अलग फंड्स के पास जो होती है वो निकाली गई है। ये कहीं ना कहीं सुई नहीं घुमा देती उस तरफ की कि देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? और हमने तो पहले भी एक खबर उठाई थी कि इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए जब आप एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे होते हैं, इतनी बड़ी रकम निकल जाए इस तरह से। नहीं, ये देखिए, इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में मेरा कमेंट करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। ठीक है मिस्टर गुप्ता, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस समय हो सकता है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, लेकिन नो डाउट में ही जैसे आप कह रहे थे कि खबर अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है और शायद ये रिएक्शन भी है